वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा ट्रायंगल आर्टिकल शामिल नहीं है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। यहाँ पर आर्टिकल जो 15 है ये स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल नहीं है, जबकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या व्यक्ति के जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? तो इसका सही आंसर है नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के केस में बताया था। तीसरा क्वेश्चन है, गर्भावस्था में लिंग परीक्षण अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना अपराध है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने विजय शर्मा केस 2008 में कहा था कि गर्भावस्था में लिंग परीक्षण कराना अपराध है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं और ये आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और ये प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है और ये भाग 4 में भी ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38 के तहत बताया गया है। भाग 4 को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक कहा है। 1980 के केस में मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। आर्टिकल 36 के तहत राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है, लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 38 के तहत राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके और लोक कल्याण की स्थापना हो सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जो कि निम्न हैं। पहली बात है, सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का अवसर यहाँ पर राज्य देगा। दूसरा है, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम हित हो सके। तीसरा है, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। चौथा है, सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 39 में बताया गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है और इसके लिए 1987 में एक्ट लाया गया था और इसमें नालसा की स्थापना की गई थी 9 नवंबर को और ये है राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा आर्टिकल 40 में बताया गया है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है आर्टिकल 40। 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 40 को संविधान लागू के समय ही लागू कर दिया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत यहाँ पर पंचायतों का गठन किया जाता है और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये 24 अप्रैल 1993 को जो यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया था ये लागू हो गया था। आर्टिकल 41 के तहत सभी लोगों को शिक्षा, काम और लोक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों तथा निःशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, ऐसा 41 में बताया गया है।
आर्टिकल 42 के तहत प्रसूति सहायता यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 43 बी में सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 लाया गया था और इसके तहत भाग 9B जोड़ा गया था और आर्टिकल 343ZH से 343ZT तक जोड़ा गया था और इससे सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की स्थापना और ये गोवा में लागू है। सभी के लिए विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकार नियम एक जैसे होंगे। इसके अलावा दीवानी मामले भी यहाँ पर एक जैसे बनाए जाएंगे। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया गया है। आर्टिकल 45 में राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा, ऐसा आर्टिकल यहाँ पर 45 में बताया गया है। और आर्टिकल 21A में भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट्स जो थे उसमें भी ये दिया गया है। 21A के तहत यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 47 के तहत पोषण युक्त भोजन, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाएगी। आर्टिकल 48 में गौवध पर रोक, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल 48 के तहत 48A को 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें बताया गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करेगा और इसके लिए वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये लाया गया था और इसी के बाद यहाँ पर संशोधन संविधान में किया गया था। आर्टिकल 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 के तहत राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा। यहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर भारत में 3 प्रकार की होती है। एक होती है व्यवस्थापिका, ये कानून बनाती है, जैसे कि संसद में कानून बनता है, और ये एक होता है कार्यपालिका और ये जो कानून बनते हैं इनको क्रियान्वयन करवाती है। तीसरा है न्यायपालिका, जब कानून बनता है तो लोग अगर उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं तो उसकी जांच और समीक्षा न्यायपालिका करती है कि कानून सही है या फिर गलत है। आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 में दिया गया है। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। अब यहाँ पर DPSP से कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। प्रोफेसर KT शाह ने DPSP के बारे में कहा है कि DPSP एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। सर आइवर जेनरस ने कहा है, इन्होंने DPSP को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं और ये आर्टिकल 51A में बताए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट हैं ये राज्य यह नहीं करेगा, इनके बारे में बताया गया है। DPSP में बताया गया है कि राज्य क्या क्या करेगा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नागरिक क्या करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर संविधान में बताया गया है। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था और इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यहाँ पर जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे और इनको USSR से लिया गया है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया था। अब एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है ABCDEFGH, IG के आगे होगा। A से एंथम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे सभी। राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। B फॉर ब्रेव, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को सब लोग मानेंगे। C फॉर कंट्री यानी कि यूनिटी, एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। D फॉर डिफेंस, देश की रक्षा सभी नागरिकों का कर्तव्य है। E फॉर इक्वालिटी, समानता एवं समान बंधुत्व यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। F फॉर फैंसी माने कल्चर, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को सभी को समझाया जाएगा। G फॉर ग्रीन,
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। H फॉर ह्यूमन साइंटिफिक एंड नेचर अप्रोच, यहाँ पर अपनाई जाएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है I फॉर इनकम, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सभी का कर्तव्य है। J फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, यानी कि सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर ले जाया जाएगा। K फॉर नॉलेज, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करें। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी भी प्रकार की सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय गीत नामक शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 5 की, जो कि संघ है और ये सबसे बड़ा भाग है और ये आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है, जिसके तहत हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और कैग के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम पहले राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं ये राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की विधि यानी कि रीति, मैनर राष्ट्रपति के दिए गए हैं। पहले हम एक एक करके यहाँ पे जो शॉर्ट में जो है डिटेल वो समझेंगे, बाद में इनको डिटेल से भी देखेंगे। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है जो कि 5 वर्ष का होता है। बाद में इसको दोबारा रीइलेक्ट अगर होता है तो फिर 5 साल का फिर से हो जाएगा। आर्टिकल 57 में री-इलेक्शन यानी कि पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं दी गई हैं। आर्टिकल 59 के तहत शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है राष्ट्रपति का। 61 में महाभियोग है। कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इनकी हेल्प के लिए होता है। वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और संवैधानिक प्रमुख जो कार्यपालिका का होता है वो राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम यहाँ पर 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। लाभ के पद पर ना हो, यहाँ पर कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि लाभ के पद कौन से नहीं होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री का जो पद है ये लाभ का पद नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो लोकसभा सदस्य बनने की यहाँ पर योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में दिया गया है और इनमें निर्वाचित एमपी यानी कि इलेक्टेड एमपी जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। इलेक्टेड एमएलए यानी कि निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो सांसद हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा के, विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं इलेक्टेड, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इलेक्टेड वो उसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है मैनर यानी कि निर्वाचन विधि। आर्टिकल 55 में दी गई है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसकी विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पर गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट वोटिंग होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा के एमपी के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव तो होता है लेकिन यहाँ पर खुला मतदान होता है। राष्ट्रपति में गुप्त मतदान होता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये 18 जुलाई 2022 को हुआ था एनडीए की तरफ से, यानी कि बीजेपी जो गठबंधन है उसकी तरफ से द्रौपदी मुर्मू लड़ी थी। कांग्रेस की तरफ से यशवंत सिन्हा यहाँ पर लड़े थे और द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर जीत गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लाया जा सकता है और इसका आधार है संविधान का उल्लंघन। इसका सिर्फ एक ही आधार है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, जिसके लिए प्रस्ताव
कुल सदस्य का 1/4 यहाँ पर समर्थन करना चाहिए, तभी ये प्रस्ताव आता है। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है दूसरे सदन में तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। यहाँ पर दोनों सदनों में इसको 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। पहले जहाँ पर आता है वहाँ पर 2/3 से पास होगा और फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पर 2/3 से पास होना चाहिए, तभी ये प्रस्ताव पास होता है और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है। और महाभियोग जो है ये अर्ध न्यायिक होता है। संसद, यहाँ पर इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों यहाँ पर भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के हटाने के बाद 6 मंथ में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई हैं और कुछ अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 217 के तहत नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 155 के तहत करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति आर्टिकल 315 के तहत राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 324 के तहत करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 338 के तहत करता है। एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति आर्टिकल 338 ए के तहत की जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति आर्टिकल 338 बी के तहत की जाती है। और वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति 280 के तहत की जाती है। संसद का सत्राहूत, सत्रावसान और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और आर्टिकल 85 में ऐसा दिया गया है। स्थगन करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास होती है। धन विधेयक को अनुमति राष्ट्रपति देता है और ऐसा आर्टिकल 109 के तहत करता है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत। विधेयक पर अनुमति देना राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है। यहाँ पर अगर कोई बिल आता है, जैसे कि बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो फिर वो लॉ बन जाता है। और ऐसा यहाँ पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत 4 पावर मिली हुई हैं। या तो राष्ट्रपति यहाँ पर साइन कर देगा तो वो फिर एक्ट बन जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट कर सकता है और इसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है और पॉकेट वीटो कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। यहाँ पर अध्यादेश की जो शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पर अध्यादेश को जारी करता है और ये अस्थायी कानून होता है और यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। नेक्स्ट है क्षमादान। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा को माफ़ भी कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है और मार्शल लॉ को भी माफ़ कर सकता है। ऐसा केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ये गवर्नर नहीं कर सकता। गवर्नर जो ऊपर वाले जो पोर्शन है ये कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ और मार्शल लॉ को माफ़ केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में दी गई है। संविधान की रक्षा और लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शपथ लेता है और राष्ट्रपति को शपथ CJI यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये शपथ इनको दिलाते हैं। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति कुछ दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये 1950 से 1952 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने, बाद में जो राष्ट्रपति बने थे और इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी पद पर मृत्यु हुई थी और पहली बार ये राष्ट्रपति 1967 से 1969 तक बने थे। VV गिरी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी थे और तब ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। एकमात्र जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर VV गिरी यहाँ पर रहे थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था। अंतरात्मा की आवाज़ पर यहाँ पर मतदान किया गया था इनके आह्वान पर। 5वें नंबर पर एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी।
पॉकेट वीटो का यूज़ करने वाले राष्ट्रपति जो थे उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी और ये 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति बनी है भारत की और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और इनका जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली एकमात्र राष्ट्रपति हैं और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और इनको शपथ जस्टिस NV रमन्ना ने दिलाई थी। नेक्स्ट है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं। अगर उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।